वेलकम क्लास बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर। आपका आज का टॉपिक है लंबाई में शकुंतल, जो कि लॉरेंज रूपांतरण का ये एक एप्लीकेशन है। लॉरेंज रूपांतरण से ही इस एक घटना की व्याख्या की जाती है। इससे पहले आपने देख लिया कि जो लॉरेंज रूपांतरण में दो टाइप के आपने कर लिए, एक तो वेग का रूपांतरण हो गया इससे पहले, और एक अनिश्चितता से संबंधित एक प्रश्न भी कर लिया, और लॉरेंज रूपांतरण के कुछ एप्लीकेशन भी देखे थे। इसमें देखिए आपको क्या पता चला है, लॉरेंज रूपांतरण से अभी तक आपको क्या पता चला है। गैलीलियन रूपांतरण में ये माना जाता था कि जो कोई घटना होती है वो जड़त्वीय निर्देश यंत्रों में, चाहे वो रुका हुआ हो चाहे वो एक समान वेग से आगे की तरफ जा रहा हो, जो लो वेलोसिटी वर्ल्ड है, छोटे वेगों का जो आपका दुनिया है, उसके अंदर क्या होता है, सभी घटनाएं समान समय पे होती है। लेकिन लॉरेंज रूपांतरण ने कहा कि अगर कोई घटना एक निर्देश तंत्र से देखने पे t समय पे हो रही है, तो दूसरे निर्देश तंत्र से देखने पे वो t डैश समय पे होगी। यानी दोनों घटनाएं एक समय पे नहीं हो सकती, t और t प्राइम को इक्वल नहीं माना जा सकता, दोनों अलग अलग घटनाएं अलग अलग समय पे होंगी। इसलिए समकालीनता की परिभाषा चेंज हो गई। समकालीनता यानी एक ही समय पे दो घटनाएं होना, वो अलग हो गई, क्योंकि अब एक ही घटना है वो अलग अलग समय पे हो रही थी, एक टी पे और एक टी प्राइम पे, क्योंकि आपके देखने वाले निर्देश तंत्र जो थे वो अलग थे। ये कुछ ऐसा ही था कि जैसे बोला गया कि प्रकाश का वेग है वो सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में समान होता है, तो वो एक अभिगत बन गया था कि हाँ उसका मान चेंज नहीं होगा। वैसे ही बोला गया कि घटनाएं भी है वो भी समान समय पे होती है, लेकिन उसको अपने खंडित कर दिया। उसको लॉरेंज रूपांतरण ने कहा कि सभी घटनाएं एक समय पे नहीं होती, हर निर्देश तंत्र से देखने पे अलग अलग प्राप्त होता है उनका समान, उनके समय का मान। तो अब देखिए क्या है, लंबाई में संकुचन में आपको क्या करना है कि अगर आप किसी चीज़ की लंबाई मापते हो, कोई आपके पास छड़ है, कोई रोड है, या कोई दो खंबे हैं, या कोई दो आपके पास पॉइंट है, दो सिरे हैं, उनके मध्य की आपको लंबाई पता करनी है। जैसे अगर कोई रोड है, उन रोड के दो सिरे और उस दोनों सिरों के बीच की लंबाई प्राप्त करनी है, यानी आपको छड़ की लंबाई प्राप्त करनी है। या आपको कोई दो खंबे है, एक इस साइड और एक इस साइड, ठीक है, दोनों खंभों के बीच में जो स्पेस है उस स्पेस को नापना है। दोनों ही एक तरीके से लंबाई नापने का ही तरीका है। एक तो हो गया भी एक पूरी लंबी छड़ है, और एक ये हो गया कि दो पॉइंट है। तो अगर दो पॉइंट है, अगर पहली बात तो लंबाई को किस प्रकार नापा जा सकता है, लंबाई को नापा जा सकता है जब आपको उसके दोनों सिरे आपके हाथ में हो, जब आप किसी छड़ के या किसी स्पेस के दोनों सिरों को आप देख सकते हो, दोनों को आप कंट्रोल कर सकते हो, दोनों को ऑब्जर्व कर सकते हो, तो आप उसकी लंबाई नाप सकते हो। तो अब देखिए कि अगर आपको किसी की लंबाई नापनी है छड़ की, ठीक है, और होता क्या है कि अगर छड़ है वह किसी वेग से गतिमान है, छड़ किसी वेग से गतिमान है, तो क्या होगा, एक तो आप उसको स्थिर निर्देश तंत्र में नापोगे और एक दूसरे अस्थिर यानी एक समान वेग से गति करते हुए निर्देश तंत्र में नापोगे। अगर आपको नापना है किसी चीज़ को, तो आप सिंपली एक, मान लो आपके पास कोई टेबल है, टेबल के एक साइड इस साइड में आपने फीता लगाया, यहाँ से जो रीडिंग ली, और दूसरी साइड जो फीता लगाया उस साइड से रीडिंग ली, दोनों को आपस में माइनस कर दोगे तो आपके पास उस टेबल की एक्चुअल लंबाई आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। अगर मान लो आपके पास कोई टेबल है, आपने उस साइड फीता लगाया, आपके पास उसकी लंबाई आ गई। अगर ये टेबल स्थिर है, ठीक है, जब ये वेग से गतिमान है तब मैं बात नहीं कर रहा, अगर स्थिर है तो मैंने इसके एक पॉइंट पे फीता लगाया, वहाँ की रीडिंग नोट की, फिर दूसरे पॉइंट पे फीता लगाया, उसकी रीडिंग नोट की, दोनों को आपस में माइनस कर दिया, इस टेबल की लंबाई आ गई, ठीक है। लेकिन मान लेते हैं कि अगर ये जो छड़ है, मान लो अगर कोई टेबल या कोई छड़ है, वह एक समान वेग से गति करने लग जाए, एक समान वेग से गति करने लग जाए, तो अगर आप जब तक इसका एक सिरा नापोगे, आपने जब यहाँ पे फीता लगाया और जब आप नापने यहाँ गए, तो ये छड़ थोड़ी खिसक के यहाँ पे आ जाएगी। अगर मान लो वेग ज़्यादा है तो ये थोड़ी छड़ खिसक के कहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई, तो आप यहाँ पे नापोगे, क्योंकि आपके पास तो दूसरा सिरा यहाँ पे आएगा। फिर आप इस मान से इस मान को घटाओगे तो आपके पास छड़ की कुछ अलग लंबाई आएगी, आपके पास छड़ की कुछ क्या आएगी, अलग लंबाई आएगी, जो कि क्या होगी, गलत होगी, ठीक है। यानी आपको क्या नापनी है, एक्चुअल लंबाई नापनी है, और इस तरीके से क्या आएगी, गलत आएगी। तो आप किस तरह नापोगे, तो आपको इसके लिए सहायकों की जरूरत होगी, कुछ आपको अपने कुछ असिस्टेंट की जरूरत होगी। आप क्या करोगे, दो आदमियों को यहाँ पे खड़ा करोगे, एक को यहाँ पे खड़ा कर दिया, मान लो आप रास्ते में कई सारे आदमियों को यहाँ पे खड़ा कर देते हो, ठीक है, ठीक है। जब आपने इस छड़ को नापना है तो क्या करते हैं, हम सभी के हाथों में कुछ घड़ियां पहना देते हैं, ठीक है, उन सभी घड़ियों का टाइम मैच कर देते हैं, सभी घड़ियों को क्या कर देते हैं, टाइम मैच कर देते हैं। टाइम मैच करके जब इसकी घड़ी में कोई टाइम होता है, या जब ये अपनी स्टॉप वॉच चालू करता है, जब अपना टाइम चालू करता है, तो जिस पॉइंट पे ये अपना इस सिरे को नापने जाता है, उसी पॉइंट पे क्या करता है कि जिसके सामने जो सिरा रहा है वो नाप लो, ठीक है। तो इसके सामने तो लास्ट सिरा नहीं है, इसके सामने है,
इस छड़ का लास्ट सिरा। तो जब ये पहला आदमी अपना ये सिरा नापने जाएगा, उसी टाइम पे ये आदमी कौन सा सिरा नाप लेगा, ये सिरा नाप लेगा उसी टाइम पे। तो वो क्या हो सकता है अभी, हाँ उसके अंदर कुछ परफेक्शन है कि हाँ अब मान सकते हैं कि लंबाई है वो नापी जा सकती है। एक आदमी तो नहीं नाप सकता, क्योंकि यहाँ पे जब उसने नाप लिया फिर वो यहाँ पे नापने जाएगा तो उसके पास कुछ अलग मान आएगा, क्योंकि छड़ गतिमान है। लेकिन जब एक ही टाइम पे ये उठ के यहाँ गया है और ये उठ के यहाँ गया है, दोनों ने अलग अलग रीडिंग ली है, दोनों के पास एक ही फीता है जो काफ़ी लंबा है, दोनों ने यहाँ पे टिकाया है, तो जो मान है वो एक तरीके से आ सकता है। परफेक्शन कुछ ना कुछ उस मान के अंदर त्रुटि कम होगी, ठीक है। इसी चीज़ को आपको देखना है। तो देखिए इसमें जो सबसे मोस्ट आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो समकालीनता की परिभाषा। आपको समकालीनता की परिभाषा आनी चाहिए, जो मैं इसमें समझाऊंगा आपको। आपके पास मान लो कोई छड़ है, जो एक समान वेग से इस प्रकार गतिमान है। आप इसके प्रेक्षण लेते हो एस निर्देशांतर में, ये आपके पास निर्देशांतर है एस, ठीक है। इसमें आप प्रेक्षण लेने जाते हो तो वही सहायकों वाली बात है, असिस्टेंट वाली। अब ये एक समान वेग से गतिमान है तो इसके कुछ आपको पॉइंट लेने होंगे। तो अगर इसकी आपको लंबाई नापनी है तो किस अक्ष के अनुदिश नापी जाएगी, तो जिस अक्ष के अनुदिश ये समांतर गतिमान है उसी अक्ष के अनुदिश इसकी लंबाई नापी जाएगी। या इसकी लंबाई किस अक्ष के लोग है, तो एक्स अक्ष के लोग इसकी लंबाई है, और एक्स अक्ष के समांतर ये क्या कर रही है, गति कर रही है। एक चीज़ याद रखनी होगी कि जिस अक्ष के समांतर ये गति करेगी उसी अक्ष के समांतर क्या आएगा भी, उसकी लंबाई में संकुचन आएगा। वो आगे की बात है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जिस अक्ष के अनुदिश क्या है, कोई भी छड़ गतिमान है उसी चीज़ को देखना है। तो ये एक्स अक्ष के अनुदिश गतिमान है तो इसके एक्स पॉइंट लेता हूँ, वाई पॉइंट पे आएंगे, जेड पॉइंट पे आएंगे, वो अलग बात है, ठीक है। तो मान लेता हूँ कि एक सहायक नापता है टी टाइम पे, कोई टाइम हो जाता है, चाहे मान लो 12 बजे एक उठ के यहाँ से चलता है और एक उठ के यहाँ से चल जाता है, बीच में बहुत सारे सहायक बैठे हुए हैं, ठीक है। 12 बजे उठ के जस्ट ये यहाँ पे आ जाता है और यहाँ वाला यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो 12 बजे वाला नापता है, मान लो टाइम टी पे वो इस पॉइंट को नापता है और इस पॉइंट की रीडिंग वो नापता है x1, और जस्ट यहाँ से उठ के जो यहाँ पे गया है उसको मान लेते हैं यहाँ पॉइंट की रीडिंग मिली है x2, और टाइम t रहेगा क्योंकि दोनों 12 बजे उठ के कहाँ चले गए, ऊपर चले गए, क्योंकि ये छड़ गतिमान थी तो उनको एक समय पे जाके नापना था। तो ये हो गया आपका x1 और ये हो गया आपका x2। y पॉइंट भी आएंगे क्योंकि ये xy समतल में है तो इसका y कोऑर्डिनेट भी आएगा, लेकिन y कोऑर्डिनेट में इतना चेंज नहीं आएगा, y कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि ऊपर गति नहीं करी, समांतर गति करी है, x पॉइंट में चेंज होगा, ठीक है। x1 और इसके x2 क्या आ जाते हैं, इसके मान आ जाते हैं। तो s फ्रेम में पहले ऑब्जेक्ट को, पहले सहायक को इसका मान मिलता है x1 t टाइम पे, दूसरे को मिलता है x2 t टाइम पे। तो इस छड़ की लंबाई कितनी होगी, तो s फ्रेम में छड़ की लंबाई क्या होगी भी, x2 माइनस x1 होगी। दोनों को घटाओगे तो x2 माइनस x1 इसकी क्या आएगी, छड़ की लंबाई आएगी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसी निर्देश तंत्र को, इसी छड़ को दूसरे निर्देश तंत्र जो कि आपका s डैश है उसमें नापना चाहता हूँ। इसी छड़ को जब नापने हैं किसी दूसरे निर्देश तंत्र में, कौन से में, एस डैश में, तो एक बात बताओ, एस डैश भी गतिमान होता है कि नहीं होता, एस के सापेक्ष एस डैश भी क्या होता है, एक समान वेग v से गतिमान होता है। तो जिस वेग से ये गतिमान है उसी वेग से आपका निर्देश तंत्र एस डैश भी गतिमान होता है, ये आपको पता है। एक समान वेग होते हैं v और v, दोनों समान वेग है। तो एक बात बताओ, ये भी उसी वेग से गतिमान है और ये भी उसी वेग से गतिमान है, तो यहाँ पे जो प्रेक्षक होगा या इसमें जो प्रेक्षक होगा उसको ये छड़ स्थिर दिखेगी कि गतिमान दिखेगी। जिस वेग से निर्देश तंत्र जा रहा है उसी वेग से छड़ जा रही है तो ये उसको समान दिखेगी या स्थिर दिखेगी या गतिमान दिखेगी। तो आपको पता है दोनों का वेग समान है तो उसको क्या दिखेगी भी, स्थिर दिखेगी। जैसे अगर मैं बात करूं कि अगर आपके पास कोई ट्रेन है, ट्रेन के अंदर ट्रेन एक समान वेग से जा रही है, तो अगर आप किसी बॉल को उछालते हो तो उसी टाइम पे नीचे आती है, ठीक है, उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता। उसी प्रकार देखिए कि यहाँ पे आपके पास कोई प्रेक्षक होगा। अब इस कंडीशन में आपको सहायकों की जरूरत नहीं है, किसी असिस्टेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें जो छड़ है वो उसको स्थिर दिखाई देगी। इसमें मान लीजिए टेबल पड़ी हुई है एक तरीके से इस निर्देश तंत्र में, जो इसी के सापेक्ष v वेग से गतिमान है और दोनों का वेग भी समान है, तो इसमें सहायकों की जरूरत नहीं है। इसमें एक आदमी जाता है, इस पॉइंट को नापता है तो उसको x1 डैश मिलता है,
मान लो उस टाइम t1 डैश होगा टाइम, और दूसरा आदमी जाता है तो उसको इस पॉइंट का निर्देशांक मिलता है x2 डैश, और उस टाइम होगा कुछ t2 डैश। भी वहाँ पे तो सहायकों की जरूरत थी, एक ही आदमी को कई आदमियों को एक ही टाइम पे आगे चलना होता था ताकि वो उसका एक्चुअल मेजरमेंट ले सके। अब ये जो निर्देश तंत्र है इसमें छड़ आपको स्थिर ही प्रतीत होगी, तो आपको कोई सहायकों की जरूरत नहीं होगी, आप अकेले भी जाके उसको आगे से दोनों सिरों को नाप सकते हो। तो इसमें देखिए एस डैश फ्रेम में एस डैश फ्रेम में जो आपके पास मान आए हैं वो है x1 डैश कितने टाइम पे t1 डैश पे, और दूसरा है x2 डैश कितने पे t2 डैश पे। अब मैंने t1 डैश और यहाँ पे भी t1 डैश क्यों नहीं माना, भी यहाँ पे भी t1 डैश और यहाँ पे भी t1 डैश, यहाँ पे t और t माना है तो यहाँ पे भी t1 डैश और यहाँ पे भी t1 डैश मान लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी आएगी। यहाँ पे भी दो सहायक लगा दो, एक को आगे भेज दो, दोनों को आगे भेज दो, कोई दिक्कत थोड़ी आने वाली है, दो प्रेक्षक बिठा दो। भी एस डैश में एक ही आदमी को आप यहाँ से यहाँ भेज रहे हो तो टाइम अलग होगा, आप एक काम करो एक ही दो आदमी ले लो, दोनों को ऊपर भेज दो, तो यहाँ पे टाइम t1 डैश है तो यहाँ पे भी टाइम t1 डैश ही होगा। लेकिन होता क्या है कि लोरेंत्ज़ रूपांतरण जो समीकरण है उसमें t का फॉर्मूला ये होता है t प्राइम का t माइनस एक्स वी बाई सी स्क्वायर, ठीक है, और आपका नीचे होता है 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो देखिए अगर आप t1 प्राइम निकालोगे तो क्या आएगा t1 या t माइनस, यहाँ पे तो दोनों t है ना, इसके टाइम देखना है, t1 प्राइम निकालोगे तो t माइनस x आएगा x1 या x2, t1 प्राइम निकाल दें तो क्या आएगा x1, तो x1 v बाई सी स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। t2 प्राइम निकालोगे तो क्या आएगा इस फॉर्मूले से t2, यहाँ पे टाइम कौन सा है x2 वाले में t है तो यहाँ पे भी t आया, माइनस एक्स वी बाई सी स्क्वायर। अब देखो t2 प्राइम निकाल दें तो x2 आएगा या x1 आएगा, तो आपको पता है क्या आएगा x2 आएगा, तो t2 माइनस x2 v बाई सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब देखिए t1 प्राइम और t2 प्राइम का मान आपको कहीं से सेम दिख रहा है क्या, यहाँ पे x1 है और वहाँ पे क्या है x2, वहाँ पे क्या है x2, ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता था। अगर कोई घटना, ये छोड़ो, अगर कोई घटना किसी एक निर्देश तंत्र में समान समय पे हो रही है तो ज़रूरी नहीं है कि वही घटना दूसरे निर्देश तंत्र में भी समान समय पे हो, उसका समय अलग मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि आपके पास लोरेंत्ज़ रूपांतरण समीकरण है जो इस बात की पुष्टि करती है। यहाँ पे t1 प्राइम को आप लोरेंत्ज़ रूपांतरण समीकरण से निकालना चाहोगे तो ये मानाएगा, और उसी घटना का दूसरा छोर जब आप नापने जाते हो तो उसका टाइम निकालने जाओगे तो वो कुछ और आएगा, वो इसके समान नहीं होगा, बिल्कुल समान नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि दोनों अलग अलग आपके पास प्रेक्षण है, प्रेक्षणों के हिसाब से आपके पास क्या आएगी रूपांतरण समीकरण आएगी, आप सीधे नहीं कह सकते कि वो समान होंगे। ठीक है, आप अगर दो सहायकों को यहाँ से उठा के यहाँ पे भेज भी दोगे और आप बोलते हो कि वो टाइम सेम है, लेकिन आप जब उनको रूपांतरण समीकरण से देखने जाओगे तो वो सेम नहीं मिलेंगे। भी आपने बोल दिया कि यहाँ पे t1 प्राइम है तो यहाँ पे भी t1 प्राइम है, मैंने यहाँ पे भी एक निर्देश सहायक को ऊपर भेज दिया तो यहाँ पे भी t1 प्राइम है, लेकिन जब आप उसको लोरेंत्ज़ रूपांतरण समीकरण से निकालने जाओगे तो वो मान कुछ इस प्रकार आएंगे। तो यहाँ पे भी अगर आप इस t2 प्राइम को t1 प्राइम ही मानते हो तो आपको पता है ये मान समान नहीं दिख रहे, ये कुछ अलग है वो कुछ अलग है, तो इसको t2 प्राइम मानना पड़ता है आपको, तो ये मान कुछ t2 प्राइम आता है। तो देखिए एक चीज़ है कि छड़ है वह तो गतिमान है, और उस गतिमान छड़ को एक तो आप एस निर्देश तंत्र में देखते हो और एक एस डैश में। एस में देखोगे तो छड़ एक समान वेग से आगे की तरफ जाती है, और एस डैश में देखोगे तो एस डैश भी जा रहा है और छड़ भी जा रही है। तो एस डैश में जो छड़ आपको वो कैसी प्रतीत होती है, स्थिर प्रतीत होती है, और जिस निर्देश तंत्र में छड़ आपको स्थिर प्रतीत होगी वह जो लंबाई होगी उस छड़ की वो एक्चुअल लेंथ होगी। एक तरीके से आपको पता है जिस निर्देश तंत्र में छड़ आपको स्थिर दिखेगी उसी निर्देश तंत्र में नापी गई लंबाई एक्चुअल लेंथ होती है, प्रॉपर लेंथ होती है, स्वतंत्र लेंथ होती है, अच्छी लेंथ होती है। तो यहाँ से एस डैश फ्रेम में ये बात आपके पास मान आते हैं। तो एस डैश फ्रेम में छड़ की लंबाई कितनी होगी भी आपके पास, तो एस डैश फ्रेम में छड़ की लंबाई आपके पास आती है x2 प्राइम माइनस x1 प्राइम, आती है कि नहीं आती। तो यहाँ से देखिए x2 प्राइम माइनस x1 प्राइम, और आपको पता है लोरेंत्ज़ रूपांतरण समीकरण से x प्राइम का फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस वी टी बाई 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। यहाँ से अगर आप इसका मान निकालना चाहो छड़ की लंबाई, क्योंकि जिस निर्देश तंत्र में स्थिर दिखेगी, स्थिर कौन से में दिख रही है, एस डैश में, तो एस डैश में छड़ की लंबाई क्या है, x2 डैश माइनस x1 डैश, यानी x2 डैश माइनस
x1 डैश है वो उसकी एक्चुअल लेंथ है, वो उसकी प्रॉपर लेंथ है, वही उसकी सही लेंथ है, क्योंकि उसमें ये स्थिर दिख रही है। तो इसका मान निकालने जाओगे अगर आप, तो x2 डैश को यहाँ से निकालो। x डैश का फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस वी टी। तो x2 डैश का करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x2 माइनस, देखो यहाँ से देखो x2 डैश का लगाओगे यहाँ से तो क्या आएगा, यहाँ पे x डैश है तो यहाँ पे x है, तो x2 डैश निकालोगे तो x2 माइनस वी टी। टाइम से मान जाएगा, टाइम तो मान जाएगा ना, टाइम ये वाला लोगे आप। लॉरेंत्ज़ रूपांतर समीकरण कैसे निकलती है, अगर आप डैश वाले निकाल रहे हो तो जो सारे प्रेक्षण पीछे वाले निर्देश तंत्र के लो, तो आप डैश वाले निकाल रहे हो तो सारे प्रेक्षण पीछे वाले निर्देश तंत्र के लो, तो इसमें सारा टाइम है वो टी ए और टी ए। नीचे आएगा 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस x1 डैश, तो x1 डैश का भी यहाँ से निकालो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x1 माइनस वी टी अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ठीक है, दोनों का लघुत्तम सेम आएगा, तो दोनों का लघुत्तम भी सेम आ गया, 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। यहाँ पे क्या आया, x2 माइनस वी टी माइनस x1 प्लस वी टी से वी टी कैंसिल, क्या बचा, x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये कुछ आपके पास मान आता है। इस सारी चीज़ को मैं एक बार हटा देता हूँ, देख लो फिर देखते हो आगे। आपके पास ये मान आ गया, x2 माइनस x1 डैश का जब आप मान निकालते हो लॉरेंत्ज़ रूपांतर समीकरण से, तो वो आता है x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब ये x2 डैश माइनस x1 डैश क्या है, पहले तो ये बताओ ये चीज़ क्या है, ये छड़ की एक्चुअल लंबाई है, क्योंकि आपने उस अवस्था में मानी है जब छड़ आपको कैसे दिख रही है, स्थिर दिख रही है, तो ये उसकी क्या है, एक्चुअल लेंथ। एक्चुअल लेंथ का मतलब हो गया, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, उचित लंबाई या उपयुक्त लंबाई। किसकी इक्वल है, x2 माइनस x1। x2 माइनस x1 क्या है, यह छड़ की लंबाई है किस निर्देश तंत्र में, s निर्देश तंत्र में। x निर्देश तंत्र कौन सा आपका, s निर्देश तंत्र जो पीछे जिसमें आपको छड़ गतिमान दिख रही थी, जिसमें छड़ आपको कैसे दिख रही थी, गतिमान दिख रही थी, तो वो कैसी होगी, देखो एक्चुअल लेंथ इक्वल टू x2 माइनस x1। ये आपको छड़ की लंबाई दिखी है s निर्देश तंत्र में, जो कि सही नहीं होगी क्योंकि उस अवस्था में छड़ गतिमान थी। तो इसको मैं बोल देता हूँ, क्या बोले इसको, स्यूडो बोल देते हैं, या इसको बोल देते हैं, संकुचित तो नहीं बोलेंगे, s डैश में प्रेक्षित लंबाई, s में प्रेक्षित, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। यहाँ से आप निकालोगे तो क्या होगा अभी, s में प्रेक्षित लंबाई इक्वल टू एक्चुअल लेंथ को क्या बोलते हैं, उचित लंबाई। इसको यहाँ से गुणा कर दो इसके साथ, तो क्या आया, उचित लंबाई गुणा 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। यानी s में जो आपको लंबाई मिल रही है प्रेक्षित करने से, वो उचित लंबाई से कुछ क्या मिलेगी, कम मिलेगी कि ज़्यादा मिलेगी। ये चीज़ एक से छोटी आएगी या एक से बड़ी आएगी, ये चीज़ बताओ मेरे को। ये चीज़ है 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर का मान एक से छोटा आएगा या एक से बड़े आएगा, तो आपको पता है वो एक से क्या आएगा, छोटा आएगा। उसका मान एक से क्या आएगा, छोटा, क्योंकि किसी भी वेग का मान c से तो ज़्यादा हो नहीं सकता, और c डिवाइड में है तो ये चीज़ हमेशा क्या आएगी, छोटी आएगी। ये जो मान है वो हमेशा एक से क्या रहेगा, छोटा रहेगा, और एक में से किसी चीज़ को घटाओगे तो वो और छोटी आएगी। यानी s में जो प्रेक्षित लंबाई है वो उसकी एक्चुअल लंबाई से कुछ क्या मिलती है, कम मिलती है। यानी ये जो लंबाई है s में नापी गई, वो लंबाई कैसी कहलाती है, संकुचित लंबाई कहलाती है, क्योंकि अब लंबाई में क्या हो गया, संकुचन हो गया। आपको लंबाई छोटी दिख रही है, यानी उचित लंबाई गुणा 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। एस डैश में नापी गई लंबाई उचित लंबाई कहलाती है, क्योंकि उस अवस्था में छड़ आपको स्थिर दिखती है। एस डैश में नापी गई लंबाई स्थिर अवस्था में नापी गई लंबाई उसकी उचित लंबाई कहलाती है। और उचित लंबाई है वो क्या है भाई, एस में प्रेक्षित लंबाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। और यहाँ से आप निकालोगे तो आपके पास फॉर्मूला बनता है एस में प्रेक्षित लंबाई इक्वल टू उचित लंबाई गुणा 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। यहाँ से आपको दिखता है कि जो उचित लंबाई है
और जो एस में प्रेक्षित लंबाई है वो अलग अलग मिल रही है, ठीक है, अलग अलग मिल रही है। कैसे मिल रही है कि जो एस में प्रेक्षित लंबाई है वो उचित लंबाई से कुछ क्या मिलेगी, कम मिलेगी। यानी एस में प्रेक्षित छड़ की लंबाई है वो उचित लंबाई से कुछ छोटी दिखेगी, यानी उस लंबाई को आप बोलोगे संकुचित लंबाई। यानी संकुचित लंबाई है वो उचित लंबाई से क्या मिलेगी, कुछ कम मिलेगी। इसे बोलते हैं इस लंबाई में संकुचन, लंबाई में संकुचन। ये आपके पास फॉर्मूला है लंबाई में संकुचन का। कितने फैक्टर से कम हो जाती है? एक्चुअल लेंथ को अगर एल बोले, एक्चुअल लेंथ को एल नोट बोले, इसको एल बोले, एस में प्रेक्षित लंबाई को, और डिवाइड में 1 - v²/c² करें, तो यहाँ से जो एल नोट है या जो एल है वो कितना आता है, एल नोट गुणा 1 - v²/c²। कितने गुणांक से कम हो जाती है? तो इतने गुणांक से उसकी लंबाई है वो कम हो जाती है, ठीक है। जिसमें v वेग से छड़ आपको गतिमान दिखती है उसमें जो लंबाई नापी जाती है वो कुछ इस वेग से, कुछ इस गुणांक से क्या हो जाती है, कम प्रतीत हुई दिखाई देती है। अगर आप किसी आयत, कोई मान लो आप ये छड़ है, ये छड़ एक रोड, आप इसको एक बिल्कुल पतला मानते हो, लेकिन मान लो अगर आपके पास कोई निर्देश तंत्र है जिसमें ये वर्ग है, ये वर्ग गतिमान है, इस वर्ग की ये लंबाई नापनी है, तो आप जब इसको एस डैश में नापोगे तो आपको ये वर्ग ही दिखाई देगा, लेकिन जब आप इसको एस में नापोगे तो ये लंबाई उसकी थोड़ी संकुचित हो जाएगी, और अब ये वर्ग रह के वर्ग ना रह के क्या दिखेगा, आपको आयत दिखेगा। आपको क्या दिखेगा, आयत दिखेगा। या आप मान लो आपके पास कोई वर्त है, ये वर्त कुछ इस प्रकार गतिमान है, तो ये जो लंबाई है ये थोड़ी आपको क्या दिखेगी, आप इसको व्यास के अनुदिश देखना चाहते हो, आप इसका व्यास मापना चाहते हो इस वर्त का, तो आप x अनुदिश का नापोगे तो ये व्यास आपको क्या दिखेगा, थोड़ा छोटा दिखेगा। ये व्यास आपको थोड़ा क्या दिखेगा, छोटा दिखेगा। और जब ये व्यास छोटा हो जाएगा, ये व्यास छोटा हो जाएगा तो वो वर्त ना रह के क्या बन जाएगा, दीर्घ वर्त बन जाएगा। वो वर्त क्या दिखने लग जाएगा, आपको दीर्घ वर्त दिखने लग जाएगा। इस घटना को बोलते हैं लंबाई में संकुचन। ये जरूरी नहीं है कि भी किसी छड़ का ही हो, आपके पास कोई दो पॉइंट होने चाहिए, आप उसके बीच में, पॉइंट के बीच में स्पेस भी नाप सकते हो। जैसे अगर मैं बात करूं कि अगर आपके पास कोई दो पोल है, इन दो पोल के बीच की ये लेंथ है, आपने किसी निर्देश तंत्र में बैठ गए आप, ये पोल तो कहीं नहीं जा रहे, पोल तो एक जगह ही रहेंगे, पोल तो स्थिर रहेंगे, दो खंभे हैं बिजली के। आपने इस पॉइंट पे बैठ के इसकी वो पॉइंट पे बैठ गए किसी ऐसे निर्देश तंत्र में जिसमें आपको इनका वेग शून्य दिखाई दे रहा था, ये स्थिर प्रतीत हो रहे थे। तो जब स्थिर प्रतीत हो गए तो इन दोनों के बीच की जो लेंथ है वो उचित लेंथ होगी, यानी कैसी होगी, एल नोट होगी। अब की बार एस में एल नोट दिख रही है क्योंकि ये एस में स्थिर दिख रहे हैं। लेकिन मान लेते हैं कि आपको कोई दूसरा निर्देश तंत्र देख लिया, जैसे अगर मान लेते हैं कि आप है वो किसी ट्रेन में जा रहे हैं, आप किसी ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं यहाँ पे, और ट्रेन में आप बैठे हुए हैं, और ये जो खंभे आपको वो कहीं खेत में दिख रहे हैं। तो अब इन दो पॉइंट के बीच की, यानी दो खंभों के बीच का ये स्पेस है, इस स्पेस की अगर आप लंबाई नापने जाओगे, और ये जो आपका निर्देश तंत्र है ये गतिमान निर्देश तंत्र, यानी ट्रेन है वो v वेग से आगे की तरफ जा रही है, और प्रेक्षक इस ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है तो वो भी v वेग से आगे की तरफ जा रहा है। और जब वो इन खंभों को देखेगा तो वह खुद को तो क्या मानेगा, स्थिर मानेगा। जो प्रेक्षक है वह खुद को क्या मानता है, स्थिर मानता है। जब भी कोई प्रेक्षक गणना करता है तो वह खुद को स्थिर मानता है। तो जब ये खुद को स्थिर मानेगा तो उसको ये खंभे हैं वो जिस वेग से आगे जा रहा है उसको ये खंभे उसी वेग से पीछे की तरफ जाते हुए दिखेंगे। ये खंभा भी उसको पीछे की तरफ जाता हुआ दिखेगा, और ये वाला भी उसको क्या है, पीछे की तरफ जाता हुआ दिखेगा। क्योंकि ये खुद आगे की तरफ जा रहा है, और खुद को स्थिर मानेगा, तो उसको इस खंभों का वेग क्या मिलेगा, थोड़ा पीछे की तरफ मिलेगा। और उस कंडीशन में जब वो इन दोनों के बीच की लंबाई नापने जाएगा तो इन दोनों की लंबाई उसको बीच में से थोड़ी क्या मिलेगी, कम मिलेगी। इन दोनों के बीच की लंबाई उसको थोड़ी क्या दिखेगी, कम दिखेगी। कितनी दिखेगी, एल दिखेगी। क्या दिखेगी, एल दिखेगी। और उस एल का मान कितना होगा, ये कितने गुणांक से कम हो जाएगी, 1 - v²/c² से कम हो जाएगी। एक चीज़ और है लंबाई में संकुचन की, कि अगर मान लें कि आपके पास ये निर्देश तंत्र है, आप निर्देश तंत्र में आपके पास जो छड़ थी वो पहले एक्स अक्ष के अनुदिश थी, और अब मान लेते हैं आपको आप छड़ की लंबाई है वो कुछ इस प्रकार है, और ये v वेग से गतिमान है, यानी अपनी लंबाई के परपेंडिकुलर दिशा में गतिमान है, अपनी लंबाई के लंबवत दिशा में गतिमान है, यानी y अक्ष के समांतर गतिमान है। ठीक है। और आप उसको x अक्ष के अनुदिश नापना जाओगे तो आपको
इस दिशा में कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देगा। यानी उसकी जो ये लंबाई है, अगर वो L है S निर्देशांतर में, वो S डैश में भी उसको क्या दिखेगी, वही दिखेगी। अगर आप इस x अक्ष के अनुदिश आप इसको नापना चाहते हो, ये वाला जो अक्ष है इसके अनुदिश अगर आप नापना चाहते हो तो इसकी इस लंबाई में कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देगा। इस अक्ष के अनुदिश समांतर कौन सी है, इस अक्ष के समांतर कौन सी भुजा है, तो ये उसकी चौड़ाई वाली भुजा उसके समांतर है। तो अब आपको क्या है, इसकी लंबाई में परिवर्तन दिखाई नहीं देगा, आपको इसकी चौड़ाई में परिवर्तन दिखाई देगा, और वो भी बहुत नेग्लिजिबल दिखाई देगा, बहुत कम दिखाई देगा, क्योंकि उसका मान आपको थोड़ा कम दिखाई देगा। ठीक है, तो लंबाई में संकुचन कौन सी भुजा में होता है, जो भुजा समांतर होती है, जो भुजा अक्ष के क्या होगी, समांतर होगी। अगर आप y पे बैठ के परीक्षण लेते हो तो आपको इसके अंदर क्या दिखेगा, संकुचन दिखाई देगा। एक चीज़ आपको याद रखनी होगी कि जो भी संकुचन है, लंबाई में संकुचन है, वो समांतर अक्ष के अनुदिश जो भुजा होती है उसी में दिखाई देता है, जो परपेंडिकुलर होती है उसमें दिखाई देगा। एक्स पे बैठ के आप परपेंडिकुलर वाली दिशा में देखोगे तो उसमें आपको कोई संकुचन दिखाई नहीं देगा। तो ये भी आपका लंबाई में संकुचन। इससे आगे वाला आपका टॉपिक है काल वृद्धि वाला, टाइम डायलेशन का, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।